की गुरुकुल की इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय पर लेकर हम ये श्रृंखला चला रहे हैं और आज इसका 29-30 भाग में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। इस प्रकरण को शैक्षिक प्रकरण कहते हैं। इससे पूर्व हमने जो प्रकरण किए उसमें एक अपत्यार्थक प्रकरण था, जिसमें अपत्य अर्थात संतान से संबंधित प्रत्ययों की चर्चा की थी। उसके बाद हमारे पास रक्ताद्यर्थक प्रत्यय थे, उन पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने चातुरार्थिक प्रत्यय थे, उन पर चर्चा की थी। तो इन प्रकरणों के बाद जो अगला प्रकरण है वो शैक्षिक प्रकरण है। शैक्षिक प्रकरण जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शेष से संबंधित प्रकरण शैक्षिक प्रकरण कहलाता है। तो शेष से ठक प्रत्यय लगाने पर तद्धित प्रत्यय शैक्षिक बनता है, टस से एका से इक करने के बाद। तो वह प्रकरण जिसमें शेष से संबंधित प्रत्ययों का वर्णन किया गया है, तो ये भी तद्धित प्रत्यय का ही एक प्रकरण है। तो इससे संबंधित जो सूत्र है वो है शेषे। केवल एक ही पद का सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार जो आगे प्रत्यय कहे जाएंगे और वो प्रत्यय शेष में कहे जाएंगे। अब शेष शब्द क्या अर्थ है? शेष का अर्थ होता है जो हम पहले कह चुके हैं, जो बात उससे जो बच गया, अर्थात जो हम बता चुके हैं वो नहीं, उनसे जो शेष हैं उन पर चर्चा हम करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अपत्यार्थक प्रत्ययों की बात हम कर चुके हैं, रक्ताद्यर्थक की बात भी कर चुके हैं और चातुरार्थिक प्रत्ययों की बात भी कर चुके हैं। और ये हम आपके सामने बता चुके हैं कि ये समस्त प्रत्यय किन किन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं और इनसे बनने वाले शब्द किस प्रकार से निष्पन्न होते हैं, इस सब पर चर्चा हमने की है। अब इनसे बचे हुए, तो इसीलिए शेषे इस सूत्र का अर्थ है कि जो इनसे भिन्न हैं, जो इनसे शेष बच गए हैं, उन अर्थों में किए जाने वाले प्रत्यय उनको कहते हैं शैक्षिक प्रकरण में होने वाले प्रत्यय। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रत्यय कर चुके हैं, तो उनके लिए सूत्र है तस्यापत्यम, इससे हमने अपत्यार्थक प्रत्ययों को किया। तेन रक्तम रागात, इससे हमने राग अर्थ में होने वाले प्रत्यय किए। सास से देवता अर्थ में, तस्य समूह से समूह अर्थ में, और तद अधीते तद्वेद, मतलब उसको अध्ययन करता है या उसको जानता है, इस अर्थ में होने वाले तद्धित प्रत्यय। और तद अस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, ये उसमें है, उस देश में, उस नाम के अर्थ में। तेन निर्वृत्तम, उसके द्वारा किया गया। तस्य निवासः, उसका निवास घर। और अदूरभवश्च, अर्थात जो उस स्थान से बहुत दूर नहीं है। इन सभी अर्थों में हम प्रत्यय कर चुके हैं। अब जिनमें अब हमने प्रत्यय नहीं किए हैं, जिन अर्थों में, वो शेष कहलाएंगे। और उनमें कौन कौन से प्रत्यय होंगे, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो शेष का हमने अर्थ किया कि जो बोल चुके हैं, जो कर चुके हैं, उनसे शेष। और वो कौन से हैं? अपत्यादिभ्य चतुर्थंत पर्यंतो अन्य अर्थः शेषः। अपत्यादि से लेकर और चतुर्थंत पर्यंत जो प्रत्यय हैं वो शेष कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे ये एक प्रश्न उठता है कि शेष कहने की आवश्यकता क्या है? जो प्रत्यय हमने पहले कर दिए, उनसे भिन्न अर्थों में जब हम आगे प्रत्यय बोलेंगे तो उसी से स्पष्ट हो जाएगा, उन्हीं अर्थों में वो प्रत्यय कहे जाएंगे। तो शेष कहने का प्रयोजन क्या है? तो शेष कहने का प्रयोजन ये है कि आचार्य पाणिनि के सूत्रों में पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति आती है। अर्थात पूर्व सूत्रों में कई शब्द ऐसे होते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जो आगे वो कार्य किए जाते हैं। तो जैसे अपत्य से लेकर समूह अर्थ तक प्रत्यय पूर्व में बताए गए हैं, और अगर हम अब अन्य अर्थों में कुछ और प्रत्यय बताते हैं भिन्न अर्थों में, तो वो हो सकता है कि पूर्वोक्त जो सूत्रों में अर्थ दिए गए हैं उनमें भी उसकी प्राप्ति हो जाए। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने ये सूत्र दिया शेषे। अर्थात यहाँ से लेकर जो आगे अष्टाध्यायी के क्रम में जितने भी प्रत्यय हैं
वो सारे पूर्व अर्थों में नहीं कहे जाएंगे, अपितु जो जो अर्थ अब बताया जाएगा, शेष सूत्र के बाद जो सूत्र आएंगे उनमें जो अर्थ बताया जाएगा उन्हीं अर्थों में ये प्रत्यय होंगे। इसीलिए कहा कि जो घ आदि प्रत्यय हैं वो ना हो जाएं, जो पूर्व में बताए गए प्रत्यय हैं वो शेष जो सूत्र है उनमें ना हो जाए, इसलिए शेष का अधिकार कहा गया है। और जो अर्थ अब बाद में दिए गए हैं, शेषे सूत्र के बाद जात अर्थ आदि अनेक अर्थ हैं, भव अर्थ, जात अर्थ, तो इनमें ये घ आदि जो हैं वो इन्हीं अर्थों में हो जाएं, तो इस कारण से शेष का अधिकार दिया गया है। तो देखिए शेषे सूत्र के बाद जितने भी और सूत्र आएंगे, जितने भी प्रत्यय आएंगे, वो इन्हीं शेष सूत्र के बाद आने वाले अर्थों में ही प्रयुक्त होंगे, इससे पूर्व अर्थों में नहीं होंगे। ये शेषे सूत्र का प्रयोजन है। तो इसलिए आचार्य पाणिनि कोई भी सूत्र, कोई भी कार्य बिना किसी प्रयोजन के नहीं देते हैं। यदि पूर्व सूत्रों से वो प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो वो उसके लिए वो नहीं देंगे। तो इसलिए उनका शेषे सूत्र देने का एक सबसे बड़ा प्रयोजन ये है। अब शेषे का अधिकार कहाँ तक चलता है? तो ये शेषे सूत्र चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 92वें सूत्र है और इसका अधिकार चलेगा तस्य विकारः, जो चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद का 134 सूत्र है, वहां तक चलेगा। अर्थात 4-2-92 से लेकर 4-3-134 सूत्र तक जिन जिन अर्थों में जो जो प्रत्यय कहे गए हैं वो सारे शेष के अंतर्गत आएंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि जिन अर्थों में ये प्रत्यय कहे गए हैं इस 92 से लेकर और तृतीय के 134 तक, ये प्रत्यय अपत्य आदि अर्थों में नहीं होंगे, केवल इन्हीं में जो प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं अर्थों में होंगे। तो कौन से प्रत्यय हैं जो शेष के अधिकार में आने वाले हैं आगे, तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो एक तो तत्र जाता, प्राय भवा, संभूते, ये सारे अर्थ हैं। इन अर्थों में तद्धित प्रत्यय शब्दों से लगकर वो ये अर्थ प्रदान करते हैं। तो उपते तदस्य सूढ़म, तत्र भवः, तस्य व्याख्यानम, तथा आगतः, ये सारे अर्थ अगर हम बताना चाहते हैं इनमें से कोई भी अर्थ, तो प्रत्यय जो लगेगा वो शेष के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों में से ही प्रत्यय लगेगा। प्रभवति, तद्गच्छति, अधिकृत्य कृते ग्रंथे, सोऽस्य निवासः, तेन प्रोक्तम, कृते ग्रंथे तस्येदम, ये समस्त अर्थ ऐसे हैं जिनमें कि शेष के अधिकार में आने वाले प्रत्यय बताए जाएंगे या उनका प्रयोग होगा। अब यहाँ पर एक और भी बात है यहाँ पर कि जो आगे हम सूत्र पढ़ेंगे उनमें सूत्रों में कहीं पर केवल अर्थ दिया है कि इस अर्थ में प्रत्यय होगा और कहीं पर केवल प्रकृति और प्रत्यय दिया है। एक बार मैं पुनः कहूँगी, हमें तद्धित प्रकरण में प्रत्यय लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक है प्रकृति, प्रकृति मीन्स जिस शब्द को हमने प्रत्यय लगाना है। शब्द भी नहीं हम कहेंगे, पद कहेंगे, लेकिन सामान्य भाषा में हम शब्द कह सकते हैं। तो वह शब्द जिससे हमें प्रत्यय करना है, दूसरा वो जो प्रत्यय करना है वो कौन सा प्रत्यय है, और तीसरा वो प्रत्यय किस अर्थ में किया जाएगा। तो ये तीन बातें जो हैं वो आवश्यक हैं, तभी हम किसी से भी प्रत्यय कर सकते हैं। किसी अर्थ में किसी शब्द से कोई प्रत्यय तभी किया जा सकता है जब हमें प्राप्त होगा कि भाई इस शब्द से होना है या इन शब्दों से होना है, इस अर्थ में होना है और ये प्रत्यय होना है। परंतु जब आगे हम पढ़ेंगे तो हमारे पास सूत्रों में हम देखेंगे कि कहीं पर तो केवल अर्थ ही दिया, किसी सूत्र में जैसे तत्र भवः, तत्र जातः, ये क्या है अर्थ, कि वहाँ उत्पन्न हुआ इस अर्थ में। तो अब यहाँ पे ना तो ये बताया कि प्रत्यय किससे होगा, प्रकृति नहीं बताई ना किसको लगाएंगे, और ये भी नहीं बताया कि इस अर्थ में प्रत्यय कौन सा होगा। तो उसको स्पष्ट किया गया कि यहाँ पर जो है अर्थ अदर्शनेन, मतलब अगर अर्थ के बिना
अगर केवल दिया गया है तो उसका संबंध स्थापित कर लिया जाएगा। आगे आने वाले सूत्रों में जो अर्थ दिए गए हैं उनके साथ संबंध स्थापित कर लिया जाता है। अगर हमें अर्थ दिया गया है कि इस अर्थ में प्रत्यय होना है, तो जो प्रत्यय बताए गए हैं जिन जिन शब्दों से, उनसे उस अर्थ में वो प्रत्यय लगा दिया जाएगा। और अगर किसी सूत्र में केवल प्रकृति और प्रत्यय बताया गया किस अर्थ में है, तो शेष प्रकरण में जो अर्थ बताए गए हैं उनमें से किसी भी अर्थ में वो प्रत्यय किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अब हम शैक्षिक प्रकरण पर चर्चा करेंगे और इस प्रकरण में आने वाले सूत्रों की और इनसे बनने वाले शब्दों की किस अर्थ में वो प्रयुक्त किए जाते हैं उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उसी संदर्भ में हमारा सूत्र है राष्ट्रावार पाराद ग खऊ। ये सूत्र शेषे प्रकरण के अंतर्गत आता है। शेषे प्रकरण चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 92वें सूत्र है और ये द्वितीय पाद का है और ये 93वें सूत्र है। यह द्वितीय ने प्रथम ने द्वितीय पाद है। तो अब इस सूत्र का तात्पर्य है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, राष्ट्र शब्द, अवार शब्द और पार शब्द। इनसे घ खऊ ये 2 प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रावार पाराद, तो यहाँ पे घ खऊ द्विवचन में है, तो इसलिए ये अवार पार, आचार्य पाणिनि ने अगर सूत्र में द्विवचन दिया तो 2 ही शब्द होने चाहिए, एक राष्ट्र शब्द और एक अवार पार शब्द। तो आचार्य पाणिनि के अनुसार देखें तो इस सूत्र का अर्थ है कि राष्ट्र इस शब्द से और अवार पार होता है, अवार मीन्स इस पार और पार मीन्स उस पार, इस पार और उस पार, इस अर्थ में इन शब्दों से ख और ग प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए सूत्र में पहले घ है और फिर ख है। घ क्योंकि द भी स्वर रहित है तो इसलिए द के नीचे घ है और फिर ख है। तो घ और ख ये 2 प्रत्यय जिस क्रम में बताए गए हैं, घ पहले है ख बाद में है, इसीलिए जब ये प्रत्यय लगाए जाएंगे तो यथा संख्य लगाए जाएंगे। अब यथा संख्य का क्या अर्थ होता है कि जिस क्रम में ये गिनाए गए हैं उसी क्रम में जो शब्द बताए गए हैं जिनसे ये लगाएंगे हैं उसी क्रम में उनको भी लगाएंगे। तो इसका मतलब है राष्ट्र शब्द का पूर्व प्रयोग है, अवार पार शब्द का बाद में प्रयोग है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय करा जाएगा, अवार पार शब्द से ख प्रत्यय करा जाएगा। ऐसा नहीं होता तो हम कहीं भी ख लगा लेते और कहीं भी घ प्रत्यय लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रम दिया गया है, उसी क्रम में ये प्रत्यय किए जाएंगे। तो जैसे राष्ट्र शब्द है, तो राष्ट्र शब्द से जब हम प्रत्यय करते हैं तद्धित प्रत्यय, तो राष्ट्र प्रथम शब्द है इसलिए इससे घ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। और हम जब घ प्रत्यय करते हैं तो देखिए अब राष्ट्र से घ प्रत्यय किस अर्थ में लगेगा, यहाँ पे अर्थ नहीं दिया हुआ। यही बात अभी मैंने आपको शेषे सूत्र को स्पष्ट करते हुए बताई कि सूत्रों में कहीं पर प्रत्यय और प्रकृति दिया गया है, कहीं पर अर्थ दिए गए हैं। इसलिए शेष प्रकरण के अंतर्गत अगर अर्थ नहीं दिया गया किसी सूत्र में, तो शेष प्रकरण के अंतर्गत आने वाले सूत्रों में जो अर्थ बताए गए हैं उन अर्थों में प्रत्यय लग जाएगा। जैसे राष्ट्रस्य इदं, राष्ट्रे भवः, राष्ट्रे जातः, ये अर्थ दिए गए हैं सूत्रों में शेष प्रकरण में। तो इन्हीं में से किसी भी अर्थ में हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग यदि करना चाहते हैं तो घ प्रत्यय लगाया जाएगा। तो इसलिए अब घ प्रत्यय लगाएंगे तो राष्ट्र से जब हम घ प्रत्यय करते हैं तो घ प्रत्यय सूत्र फ ढ ख छ घाम जो है उसमें घ के स्थान पर क्या होता है, इ हो जाता है, ह्रस्व ई और य। तो उससे जब हम राष्ट्र और इ बनाते हैं तो राष्ट्र में जो र में अ है उसका तो यस्येति च से लोप करते हैं और ई मिलाकर राष्ट्रीय बनता है। तो देखिए संस्कृत में राष्ट्रीय नहीं होता, राष्ट्रीय प्रयोग शुद्ध नहीं माना जाता।
हिंदी में हम राष्ट्रीय करते हैं, लेकिन संस्कृत में हम राष्ट्रीय करते हैं। अगर हम कहते हैं कि राष्ट्र से संबंधित कार्य, तो राष्ट्रीय आएगा, ना कि राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संस्कृत मंच, राष्ट्रीय हिंदी मंच, लेकिन संस्कृत में राष्ट्रीय संस्कृत मंच, ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा था अवार पार शब्द। अवार पारे भवा, अवार पारात आगतः, अवार पारे जातः। इन सभी अर्थों में जो अर्थ सूत्रों में कहे गए हैं, उनमें से किसी भी अर्थ को यदि हम प्रदान करना चाहते हैं तो अवार पार शब्द से ख प्रत्यय होगा। तो ख प्रत्यय होगा तो फिर ख के स्थान पर ईन हो जाता है। वही सूत्र है आयने ईनी यह फड खच घाम प्रत्ययादि नाम। तो घ के स्थान पर ईन, अगर हम क्रम देखेंगे तो उस क्रम में हमें पता चल जाएगा कि घ के स्थान पर ये होता है तो ख के स्थान पर ईन हो जाता है। तो अवार पार से जब हम ख प्रत्यय करते हैं तो फिर ख को ईन होकर अवार पार ईन ऐसा बनता है, और न के स्थान पर अणत्व करके अवार पार ईन ये रूप बनते हैं। अब हमारे पास वार्तिक है। मैंने अभी आपको सूत्र में बताया कि आचार्य पाणिनि ने, क्योंकि दो प्रत्यय कहे गए, द्विवचन में बोले हैं, तो दो ही शब्द हैं, केवल राष्ट्र और अवार पार, तो यथासंख्य इनमें काम हो जाता है। तो लेकिन वार्तिक को हम देखेंगे तो वार्तिककार कहते हैं कि अवार पारात विगृहीतादपि विपरीत चेति वक्तव्यम। ये वार्तिक में कहा कि जो अवार पार शब्द है, इसको हम विग्रहित रूप में भी ले सकते हैं, अर्थात अवार और पार को अलग अलग भी ले सकते हैं और विपरीत भी ले सकते हैं, अर्थात पारावार, पार और अवार। अभी हमारे पास क्या शब्द है आचार्य पाणिनि के सूत्र में? अवार पार, और मैंने कहा वह एक ही शब्द गिना है, लेकिन वार्तिककार कहते हैं कि इन्हें हम दो भी गिन सकते हैं। अवार जिसका अर्थ होता है इस पार, पार में उसका अर्थ होता है उस पार। तो ये दो शब्द हैं यहाँ पे, अवार और पार। और उनका ये मानना है कि अवार पार के स्थान पर इसका विपरीत कर दिया जाए, पार और अवार, पार को पहले अवार को बाद में, और पार अवार को जब हम संधि करके मिलाते हैं तो पारावार बन जाता है। तो पारावार शब्द भी ले लेना चाहिए, उनसे भी ख प्रत्यय हो जाना चाहिए। तो जहाँ आचार्य पाणिनि के अनुसार केवल अवार या केवल पार या अवार पार को उल्टा करके पार अवार हम करते हैं तो प्रत्यय प्राप्त नहीं होता है, परंतु भाषा में प्रयोग होता है। इसलिए आचार्य कात्यायन ने एक पृथक से वार्तिक देकर कहा कि इनका अलग से प्रयोग भी कर सकते हैं। उनके उदाहरण है, जैसे विगृहीतादपि का उदाहरण है अवारिणः और पारिणः। अवार से ख प्रत्यय करेंगे तो अवारीन बन जाएगा, पार से ख प्रत्यय करेंगे तो पारीन बन जाएगा। तो ये शब्द भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अवारीणा का मतलब होता है जो इस पार से आया हो, और पारीणा में जो उस पार से आया हो या उस पार गया हो। तो ये जो शेष के प्रकरण में अर्थ बताए गए हैं वो अवार और पार दोनों से ही ख प्रत्यय लगाकर बनाए जा सकते हैं। और विपरीताच पारावार से अवार को बाद में पार को पहले अगर कर देते हैं तो पारावार से भी ख प्रत्यय लग जाता है, और उससे भी ख को ईन होकर पारावारीणा, अर्थात पारावार उस पार और इस पार से आया हुआ। तो ये मैं एक अर्थ बताती हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको पहले बताया कि शेष प्रकरण में अर्थ बताए गए हैं, उनमें किसी भी अर्थ में अगर आपको प्रयोग करना है इन शब्दों से फिर हम ख और घ प्रत्यय का प्रयोग करके ही कहेंगे। तो प्रकृति विशेषाद विशेषोपादान मात्रेण तावत् प्रत्यया विधीयन्ते तेषु तु जात आदयो अर्थात् समर्थ विभक्तयश्च पुरस्ताद विवक्ष्यन्ते। ये अभी मैंने पहले भी स्पष्ट किया। और यहाँ देखिए प्रकृति विशेष है। अभी जो सूत्र मैंने आपके सामने रखा है वो उसमें क्या है, केवल प्रकृति है
और प्रत्यय दिया गया है, लेकिन अर्थ नहीं दिए गए। और उनके अर्थ जो हैं वो आगे जो अर्थ बताए जाएंगे उन्हीं में से, उन्हीं अर्थों में जात आदि अर्थ। तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि अगर किसी सूत्र में केवल प्रकृति और प्रत्यय है, शैक्षिक प्रकरण में आता है, तो आगे आने वाले सूत्रों में जिनमें अर्थ दिए गए हैं उनसे हमें अर्थ प्राप्त हो जाते हैं कि ये प्रत्यय इन शब्दों से इन इन अर्थों में लगाए जाएं। अब देखिए उदाहरण, जैसे राष्ट्रीय जातः से राष्ट्रीय बना, अवार पारिणः बना अवार पार से, अवार से बना अवारिणः, पार से बना पारिणः। तो इस प्रकार से शब्दों की सिद्धि भी हम कर सकते हैं। अब आगे एक और सूत्र है, इस सूत्र में भी अर्थ नहीं दिया गया है, और अर्थ जो मैंने आपको अभी पूर्व में ही बता दिए थे, जो कि आगे आने वाले सूत्रों में दिए जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का संशय ना हो कि ये कहाँ से आ गया इन अर्थों में प्रयोग करना, तो ये सूत्र ही दिए गए हैं और जो आगे हमें प्राप्त होंगे। तो इसलिए अब यहाँ ये अगला सूत्र है, तो इसमें भी ग्रामाद य खयऊ, यहाँ पर भी प्रकृति दी है और प्रत्यय दिए गए हैं। तो इन्होंने दिया ग्रामाद, ग्राम शब्द से ख प्रत्यय खयऊ, अर्थात ख य और ख। देखिए यहाँ पे अगर हम इस सूत्र को थोड़ा अलग करने की कोशिश करें, संधि विच्छेद करें, तो ग्रामाद्य, ग्रामाद्य बना हुआ है। तो ग्रामाद्य में क्या क्या है, ग्रामाद पंचमी भक्ति का शब्द है, उसके बाद उसमें य है और खयऊ है, तो दो प्रत्यय एक शब्द। तो इसलिए सूत्र का अर्थ है कि ग्राम शब्द से य और खय दोनों प्रत्यय होते हैं। मतलब कहने का कि शेष को प्राप्त होने वाले जितने भी प्रत्यय हैं शेष अर्थ में, वो ग्राम शब्द से यदि हम उन अर्थों में प्रत्यय लगाना चाहते हैं तो उस अर्थ को देने के लिए दोनों प्रत्यय प्रयोग किए जा सकते हैं ग्राम शब्द से। तो य भी प्रत्यय प्रयोग करके वही अर्थ देगा, खय प्रत्यय का प्रयोग करके भी वही अर्थ प्राप्त होगा। जैसे ग्राम शब्द से य प्रत्यय करेंगे तो ग्राम्य बनता है, और अगर हम ग्राम शब्द से खय प्रत्यय करेंगे तो ग्रामीण बनता है। हिंदी में भी ये प्रयोग होते हैं ना। तो ग्राम्य और ग्रामीण दोनों का एक ही अर्थ है। ग्राम्य में जो गांव में रहने वाला हो, गांव में उत्पन्न हुआ हो, गांव से आया हो, वो भी ग्राम्य कहलाता है। इसी तरह उसके लिए हम ग्रामीण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामीण जो गांव में उत्पन्न हुआ है, जो गांव में रहता है, जो गांव से संबंधित है, जो गांव से आया है, ये सारे अर्थ ग्रामीण से भी प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे पास एक होता है, हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम यहाँ पर ग्राम शब्द से य प्रत्यय कर लें, वही अर्थ मिलेगा, और ख प्रत्यय कर लें, खय प्रत्यय कर लें, तब भी वही अर्थ मिलेगा। तो इसलिए देखिए संस्कृत का साहित्य क्यों समृद्ध है, क्यों इतना सुंदर है, इसके जो श्लोक हैं, इसके पद्य हैं, कितने सुंदर छंदों में गाए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है। यदि किसी पद्य में छंद के लिए, छंद के सौंदर्य के लिए ग्राम्य शब्द से वो उस पद्य की सुंदरता प्राप्त होती है तो ग्राम्य प्रयोग कर सकते हैं। यदि ग्राम्य शब्द से वो अर्थ सुंदर नहीं लग रहा तो उसके स्थान पर हमें एक और हमें प्राप्त होता है ग्रामीण, तो ग्रामीण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए आज तक संस्कृत के प्राचीन काव्य इतने प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए जब हमने आपको बताया कि यह प्रत्यय ग्राम से यह प्रत्यय किया जाता है, तो ग्राम से जब यह प्रत्यय करते हैं तो ग्राम में म का जो अ है वो यस्येति च से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। य परे है ना, इसलिए य के अ का लोप करेंगे तो फिर ग्राम्य बन जाएगा, म हलंत हो जाएगा। और जब म हलंत हिंदी में लिखते हैं तो हम आधा लिखते हैं, तो ग्राम
हलंत और य उसमें जोड़कर ग्राम्य ये रूप बनता है। इसी प्रकार से ग्रामीण का तो है ख, जहाँ भी ख प्रत्यय होगा ख होगा उसमें ख के स्थान पर ईन हो जाएगा। अब यहाँ पे ख प्रत्यय और ख प्रत्यय में क्या अंतर है? पीछे घ खऊ दिया, घ और ख दिया और यहाँ पे ख दे दिया और रूप वही बनेगा। जैसे वहाँ पे पारीण वारीण बना, यहाँ पर भी ग्रामीण ही बनेगा। रूप में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि ख में भी ख बचता है और यह जो है वो हलंत्यम होने के कारण, अंतिम हल होने के कारण इत संज्ञक होता है और इत संज्ञक होने के कारण उसका तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो बचता यहाँ भी ख है। तो यहाँ पर और ख को ईन हो जाता है और ग्रामीण बनता है। तो यहाँ पे खाएं के यहाँ को देने का प्रयोजन यही है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि स्वर विधान की दृष्टि से यहाँ पे जो अनुबंध लगाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उन अनुबंधों के कारण हमें स्वर प्रकरण से ज्ञात होता है कि यह उदात्त होगा, अनुदात्त होगा या स्वरित होगा। अब यहाँ पे देखिए जो ग्राम शब्द है ये वृद्ध शब्द है। अब वृद्ध शब्द का क्या होता है? वृद्ध की क्या परिभाषा है? वृद्धिर यस्या चाम आदेश तद वृद्धम। ये पूर्व में हमने सूत्र पढ़ा है कि जिनकी आदि अच, जिन शब्दों का आदि मीन्स पहला अच मीन्स स्वर, वृद्धि होता है। अब वृद्धि की परिभाषा क्या होती है? वृद्धि होती है वृद्धिरादेश। आ, ऐ और औ को वृद्धि कहते हैं। तो जब ये कहा कि जिन शब्दों का पहला पहला स्वर वृद्धि होता है, अर्थात पहला स्वर आ हो सकता है, ऐ हो सकता है या औ हो सकता है, तो उस शब्द को वृद्ध शब्द कहते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है, व्याकरण में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो ये ग्राम शब्द क्या है? ये वृद्ध है, क्योंकि ग्राम में पहला पहला स्वर कौन सा है? ग्रा, र, ग और र हलंत है। उसके बाद जो आ है वो पहला है और आ मैंने बताया वृद्धि राधेश सूत्र के अनुसार आ वृद्धि होती है। तो ये इसमें पहला वृद्धि संज्ञक है, इसलिए ग्राम शब्द वृद्ध कहलाएगा। ये वृद्ध बताने का प्रयोजन है और वो प्रयोजन क्या है कि हमने आगे इसमें सूत्र पढ़ना है वृद्धात छे, अर्थात वृद्धात छह, अर्थात वृद्ध शब्द जो होता है उससे छ प्रत्यय लगता है, तद्धित प्रत्यय। अर्थ वही है, उन्हीं अर्थों में जिन अर्थों में यहाँ हम ग्राम शब्द से या और खय प्रत्यय कर रहे हैं, उन्हीं अर्थों में वृद्धात छ सूत्र द्वारा वृद्ध शब्द यदि है तो फिर न घ लगेगा न ख लगेगा, छ लगेगा। तो यहाँ पर वृद्ध होने के कारण ग्राम शब्द से छ की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन कि अकेले ग्राम शब्द को लेकर पूरा सूत्र बनाया तो इसका तात्पर्य है कि छ नहीं होगा और ये छ का अपवाद है और छ ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? य और खय, ग्राम से य और खय ये दो प्रत्यय हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आगे सूत्र आएगा वृद्धात छ और हमारे पास ग्राम शब्द हो जाएगा तो ये हमें इसमें किसी प्रकार का संदेह या संशय नहीं करना चाहिए कि ये वृद्ध शब्द है तो इससे छ प्रत्यय क्यों नहीं हुआ। अब दूसरा जो है ग्राम शब्द, एक और जगह भी इसका पाठ हुआ है, कर्तृ आदि गण में इसका पाठ किया गया है। कर्तृ आदि गण में गण सूत्र में पहले भी बता चुकी हूँ, गण पाठ है। एक शब्द को लेकर उसके अंतर्गत कई शब्द कई धातुएं जैसे बताई जाती हैं तो उसको हम गण कहते हैं। तो कर्तृ आदि गण में पढ़ा गया है ये ग्राम शब्द। तो अगर कर्तृ आदि में पढ़ा गया है तो हमारे पास एक सूत्र है कर्तृ आदिभ्यो ढक्कय। ये भी सूत्र चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 25वां सूत्र है और इस सूत्र के अनुसार जो कर्तृ आदि गण में पढ़े गए शब्द हैं उनसे ढक्कय प्रत्यय होता है उन्हीं अर्थों में। तो हमारे पास एक और बात आ गई कि ग्राम शब्द को इसमें पढ़ा गया है और पढ़ा गया होने के कारण इससे हम ढक्कय प्रत्यय भी करेंगे
ढकय में य इत संयोग होता है, ढक होता है, और ढक ढ को इक हो ढक को क्या हो जाएगा, एय हो जाएगा। तो ग्रामेय जो है यहाँ पर रूप हमारा निष्पन्न हो जाएगा। तो ग्राम शब्द से एक ही अर्थ में ग्राम्य, ग्रामीण और ग्रामेय, ये 3 शब्द बन जाते हैं। किसी भी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी भाषा में। ग्राम से आया हुआ, ग्राम में रहने वाला, ग्राम में उत्पन्न हुआ, ग्राम से संबंधित, उसके लिए ये शब्द जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने कुछ और प्रत्यय रखूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।